और कक्षा 8 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आपका। और आज मैं इस वीडियो में आपको अध्याय जो आपका एक परिमेय संख्या है इसमें प्रश्नावली जो आपकी 1.1 है, जो प्रश्नावली 1.1 है इसके सभी नोट्स या इसका आपका जो बेसिक ज्ञान है इस वीडियो में आपको ये मिलेगा आपको। तो वीडियो को पूरा ध्यान पूर्वक आप पूरा देखिए स्टूडेंट्स, और आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करते हुए आप इन प्रश्नावली 1.1 का पूरा जो पूरे जो नोट्स है वो आप अंकित कर सकते हो स्टूडेंट्स आप अपनी फेयर कॉपी में। और इसके बाद में अगले वाले वीडियो में मैं इसी प्रश्नावली 1.1 के सभी एग्जाम्पल आपको भेज दिए जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए स्टूडेंट्स। तो प्रश्नावली 1.1 के नोट्स स्टार्ट करता हूँ। और प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली का नाम आपका परिमेय संख्या है स्टूडेंट्स। तो ध्यानपूर्वक देखिए आप प्रश्नावली 1.1 के नोट्स मतलब जो बेसिक है वो बेसिक में आपको इसमें बताऊंगा स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 1.1 के नोट्स हैं जो आप अपनी फेयर कॉपी में आप अंकित कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो संख्याओं का विभाजन आता है स्टूडेंट्स। कौन सा आता है ध्यानपूर्वक देखिए, संख्याओं का विभाजन। संख्याओं का विभाजन आता है, सबसे पहला जो टॉपिक है वो आता है संख्याओं का विभाजन। और इसमें देखना संख्याओं को तीन भागों में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। कौन कौन सी? पहली जो संख्या है वो ध्यानपूर्वक देखना प्राकृत संख्या है। पहली जो संख्या है वो स्टूडेंट्स प्राकृत संख्या है। और प्राकृत संख्याओं में ध्यानपूर्वक देखना आप सभी जो धनात्मक संख्या है, सभी धनात्मक संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहती है। सभी जो धनात्मक संख्याएं उनको अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसमें कौन कौन से आएंगे मैं आपको बता देता हूँ। 0, 1, 2, 3 इस तरीके से चलती रहेंगी स्टूडेंट्स इसमें। और इसमें कहाँ तक आएंगे? लास्ट में अनंत तक आएंगे। अपन अनंत बोल देते हैं, जैसे अनंत तक चलती रहेगी इसी। तो और दूसरा जो है ये है कौन सा? पूर्ण संख्या। दूसरा कौन सा स्टूडेंट्स? पूर्ण संख्या है। और इसमें कौन कौन से आएंगे आप ध्यानपूर्वक देखना। शून्य, इसमें कौन कौन से आएंगे? शून्य व सभी धनात्मक संख्याओं को, सभी धनात्मक संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? इसमें पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो इस तरीके से ये पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो गई स्टूडेंट्स। और इसमें कौन कौन से आएंगी? 0 और सम्मिलित हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पर 0 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी। और यहाँ पे क्या आएगा? 1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से यहाँ पे आएगा अनंत। ये भी अनंत तक। तो ये तो प्राकृत जो संख्या है वो 1 से स्टार्ट होती है, और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से स्टार्ट होती है। तो सभी की सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सभी के सभी ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक ये सारी के सारी इसमें मौजूद होती है, लेकिन ये सभी के सभी उसमें मौजूद नहीं होती है। तो सभी प्राकृत जो संख्या है वो पूर्ण संख्या होती है स्टूडेंट्स, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है। सभी पूर्ण जो संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि 0 एक ऐसा है, 0 एक ऐसा नंबर है जो स्टूडेंट्स पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन ये प्राकृत संख्या नहीं होती। तो आप इनको अंकित कर लेना वीडियो को पॉज करके। इसमें एक और आएगा वो मैं आपके सामने करवा देता हूँ, वीडियो को पॉज करके इनको अंकित कर लेना स्टूडेंट्स आप। तो इसके बाद इसी में तीसरा है स्टूडेंट्स, इसी में तीसरा टाइप है, ध्यानपूर्वक देखें, पूर्णांक संख्या। तीसरा कौन सा है? पूर्णांक संख्या। ध्यानपूर्वक देखिए स्टूडेंट्स आप, पूर्णांक संख्या। इसमें देखना कौन कौन सी आती है। शून्य सभी धनात्मक व सभी शून्य, सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक। शून्य, सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं।
क्या कहते हैं स्टूडेंट से, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। जैसे इसमें मैं बताता हूँ आपको कौन कौन से माइनस, जैसे माइनस अनंत लगा देता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ, और फिर कोमा, जैसे -3 से स्टार्ट कर दूँ, -2 -1 है 0 है, फिर 1 2 3, ठीक है। और इसके बाद में देखना अनंत, कौन सा, प्लस वाला। तो यहाँ पर ये जो नंबर्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये कौन सा कहलाता है स्टूडेंट्स, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। कौन सा कहलाता है आपका, ऋणात्मक संख्याएं कहलाती है। और ये जो है ये वाला है, ये आपका कौन सा कहलाता है, शून्य कहलाता है, 0 कहलाता है। और ये जो है ये कौन सा है आपका, धनात्मक। कौन सा स्टूडेंट्स, ये धनात्मक संख्या है। इस तरीके से यदि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों मिल जाए तो उनको पूर्णांक संख्या अपन कहते थे स्टूडेंट्स। तो अब देखना, इसके बाद में देखना आगे वाला टॉपिक जो आता है परिमेय संख्या। कौन सा आता है स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या। तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में उतारते रहिए स्टूडेंट्स, और आप अपनी पर्सनली 1.1 करने से पहले इनको आप करना है स्टूडेंट्स आपको, क्योंकि ये आपके ये समझे बगैर आप पर्सनली 1.1 नहीं समझ सकते स्टूडेंट्स, इनको समझना पहले बहुत जरूरी है। तो परिमेय संख्याएं देखो, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। परिमेय संख्याएं कहलाती है। कौन सी कहलाती है स्टूडेंट्स, ऐसी संख्याएं जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती है। यहाँ Q नॉट इक्वल 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स। यदि Q 0 हो जाएगा तो किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, अर्थात Q 0 हो जाएगा तो Q का भाग 0 का भाग यदि अपन P में देंगे तो यहाँ अनंत आ जाएगा, जो कि फिर परिमेय नहीं होती है। तो ये होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो आप अपन सबसे पहले अपन प्राकृत संख्या लेते हैं। कौन सी प्राकृत संख्या, 1 2 3। अब इन सबके यदि बट्टे में अपन 1 लगा दे तो सभी के सभी प्राकृत संख्या को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो इसी के तरीके से यदि 0 0 1 2 3 ये मैंने पूर्ण संख्याएं ले ली, तो इन सभी के बट्टे में भी 1 लगा दे तो इनको भी अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी के सभी पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं वो होती है, अपनी नॉर्मल परिभाषा के अनुसार परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये पूर्णांक संख्या ऐसे होती है स्टूडेंट्स, ये सभी पूर्ण संख्याएं भी है और ये प्राकृत संख्याएं भी है। तो इन सभी के बट्टे में अपन 1 लगा दे तो इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता, और इनको अपन किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो सभी के सभी पूर्ण संख्या और सभी के सभी प्राकृत संख्या और सभी के सभी पूर्णांक संख्या है, वो सभी के सभी इन सभी को अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो वो तीनों की तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो टॉपिक है वो अपन लिख देंगे, सभी प्राकृत पूर्ण वह पूर्णांक, सभी प्राकृत पूर्ण वह पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। परिमेय संख्याएं होती है। सभी प्राकृत पूर्ण व पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। तो स्टूडेंट से सभी के सभी प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं ये सभी की सभी कैसी होती है स्टूडेंट से, ये सभी की सभी परिमेय संख्याएं होती है। तो चलो इसके बाद अपना चैप्टर, और ये जो चैप्टर है ये चैप्टर परिमेय संख्याओं के बारे में। अपन इस चैप्टर में पूरा परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे अपन जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट से पर्सनली 1.1 करने से पहले ये थ्योरी जरूर आप उतार लेना, जिनको अपन थ्योरी बोलते हैं, जिनको नोट्स अपन बोलते हैं, या जिनको अपन ऐसे बोलते हैं बेसिक ज्ञान है, ये अपन उतार लेना। तो इसके बाद में परिमेय संख्याओं के ऊपर कुछ गुणधर्म है स्टूडेंट्स, उनको आप ध्यानपूर्वक देखिए। तो इसके बाद में देखना है स्टूडेंट्स गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के ऊपर कुछ गुणधर्म आते हैं, उन गुणधर्मों को जानकर देखना है। गुणधर्म देखो, सबसे पहला वाला जो गुणधर्म वो आता है सहवर्त गुणधर्म। कौन सा गुणधर्म स्टूडेंट्स, सहवर्त गुणधर्म,
ठीक है, और इनको ध्यान से देखो। समवर्त गुणधर्म का मतलब होता है a प्लस 0 बराबर a आता है। मतलब यदि कोई पूर्ण संख्या a दिया और उसमें 0 जोड़े तो a पूर्ण संख्या ही आ जाए। यदि पूर्ण संख्या में 0 जोड़ा तो पूर्ण संख्या ही आ जाए, तो वहां पर अपना योग में समवर्त गुणधर्म लागू हो रहा है। वहां पे किसमें, योग में समवर्त गुणधर्म लागू होता है। तो ये अपना समवर्त गुणधर्म के लिए है। और ऐसे ही अपना गुणा में होता, पूर्ण संख्याओं के लिए तो गुणा में होता है वरना नहीं होता है। तो अपना योग में समवर्त गुणधर्म होता है स्टूडेंट्स, और गुणा में पूर्ण संख्याओं के लिए होता है। जैसे एक को अपन 0 से गुणा किया तो अपना 0 आएगा, तो अपन ने पूर्ण संख्या ली, पूर्ण आ गई, तो योग पूर्ण संख्याओं के लिए होता है। तो अपना योग वाला ही आप देख लेना यहाँ से। इसके बाद में दूसरा मैं आपको मेन पॉइंट लिखवा रहा हूँ। दूसरा जो गुणधर्म है वो है क्रम विनिमय। कौन सा है स्टूडेंट्स, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमय गुणधर्म या क्रम विनिमयता गुणधर्म, इसको क्रम विनिमय भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया। इसमें देखना, इसमें कौन सा किस तरीके से आएगा, a प्लस बी बराबर b प्लस a। इस तरीके का गुणधर्म जो होता है वो योग क्रम विनिमय गुणधर्म कहलाता है। कौन सा, योग। और गुणा में भी होता है, a गुणा b बराबर b गुणा a। और बाकी में और गुणा में नहीं होता है। तो आपके सामने इसमें तो यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर तो आप लिखना, इसके सामने तो लिख देना। ये तो है कौन सा, योग क्रम विनिमय, योग क्रम विनिमय, ठीक है। और यहाँ पे लिख देना गुणन क्रम विनिमय, यहाँ पे ये गुणधर्म लिख देना। एक तो योग क्रम विनिमय गुणधर्म लिख देना और एक गुणन क्रम विनिमय। और बाकी में और भाग में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है। जैसे a में b जोड़े तो b, या फिर b में a जोड़े, जोड़ने पर अपने पास कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या है। जैसे 3 प्लस 4 हो तो 4 प्लस 3 हो तो अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आएगा योग 7 ही आएगा। ऐसे ही इसी तरीके से a को b से गुणा करें या फिर b को a से गुणा करें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए योग क्रम विनिमय गुणधर्म है और ये गुणन क्रम विनिमय गुणधर्म है। यहाँ पर गुणधर्म लिख देना और नीचे गुणधर्म लिख देना, ठीक है। ये हो गया अपना क्रम विनिमय गुणधर्म। और बाकी में और भाग में नहीं होता है। जैसे अपन 3 माइनस 4 करें, 4 माइनस 3 करें, तो ये दोनों नोट इक्वल आते हैं, मतलब बराबर नहीं आते स्टूडेंट से। यदि 4 में 3 में से अपन 4 घटाए तो माइनस 1 आता है, और अपन 4 में से यदि 3 घटाए तो 1 आता है। इसलिए बाकी में क्रम विनिमय गुणधर्म लागू नहीं होता है स्टूडेंट। इसके बाद में तीसरा गुणधर्म आता है स्टूडेंट साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म ये आता है स्टूडेंट, साहचर्य या सहचारिता गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म ये आता है स्टूडेंट। इसमें देखना, इसमें 3 संख्याएं होती है, वो देखना। यदि a प्लस b हो और प्लस c हो तो देखना, इसके आगे देखना a प्लस b प्लस c हो तो यहाँ तो क्या होता है, a और b जुड़कर c जुड़ता है, और यहाँ पर a में b और c जुड़कर जुड़ता है स्टूडेंट। तो इस तरीके से a में b जुड़े, इन दोनों का योग में c जुड़े, या फिर a जुड़े b और c के योग में, तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तो ये जो आपका ये कौन सा गुणधर्म आपका योग सहचारिता गुणधर्म है। योग में गुणा में भी होता है, इसी तरीके से गुणा में भी होता है। a गुणा b और गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, ठीक है। ये हो गया आपका गुणन सहचारिता। कौन सा हो गया, गुणन। तो ये तो आपका कौन सा हो गया, योग सहचारिता। ये तो हो गया योग सहचारिता, ठीक है। यहाँ योग सहचारिता लिख देना, ये योग सहचारिता है और ये है गुणन सहचारिता। ये कौन सा है स्टूडेंट्स, गुणन सहचारिता है ये, ठीक है। इसके बाद में अपने गुणधर्म कंप्लीट होते हैं। मैंने आपको मेन जो गुणधर्म वो कराए, बाकी यदि क्वेश्चन में आएगा तो आप ये याद रखना, समवर्त में क्या होता है, एक संख्या होती है, और क्रम विनिमय में अपने 2 संख्या लेते हैं, उनका स्थान चेंज कर लेते हैं। और सहचारिता या फिर
सहचरीय गुणधर्म में अपन 3 संख्या लेते हैं। यदि 3 संख्या आती है तो नॉर्मल वहां सहचारिता या सहचरीय गुणधर्म होता है, और 2 संख्या आती है तो वहां क्रमहीन होता है, और 1 संख्या आती है तो संवर्त गुणधर्म होता है। तो मेन मैंने बताया, बाकी मैं प्रश्न में आपको बता दूंगा स्टूडेंट्स। आप भी देखना। इसके बाद में 2 टॉपिक और बचे हैं, वो 2 टॉपिक और ध्यान से देखना, फिर अपने बेसिक जो है वो ज्ञान वो कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट्स। वैसे सही तरीके से अपना करवाए तो स्टूडेंट्स बहुत बड़ा है, इसमें पूरा डिटेल से समझाए तो वैसे पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा पर्सनॉलॉजी में अच्छी तरीके से। तो तीसरा देखना, अब देखो कुछ महत्वपूर्ण 2 पॉइंट होता है आते हैं, वो ध्यान को देखना। पहला जो पॉइंट है वो सुनना योज्य प्रतिलोम। पहला जो पॉइंट है वो सुनना योज्य प्रतिलोम। अब ये योज्य प्रतिलोम सुनना ध्यान से। योज्य प्रतिलोम देखना, ये वाला देखना स्टूडेंट्स। यदि किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम यदि हटा दो यहाँ, किसी से हटा दो, किसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसका चिन्ह बदल देते हैं। जैसे ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक से धनात्मक बना देते हैं और धनात्मक से ऋणात्मक बना देते हैं। जैसे -a/b है, जैसे a/b ले लो, a/b का अपन योज्य प्रतिलोम निकालते हैं। योज्य प्रतिलोम, तो a/b का योज्य प्रतिलोम होता है वो स्टूडेंट्स होता है आपके सामने -a/b। कितना होता है? -a/b। अब देखना इसी में पॉइंट आता है योज्य तत्समक। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? इसी में आता है योज्य तत्समक। ये देखना, इसमें देखना, यदि किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम में जोड़ा जाए स्टूडेंट्स, जोड़ा जाए तो योगफल सदैव 0 प्राप्त होता है। देखो, यदि किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम में जोड़ा जाए, यदि किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम में जोड़ दिया जाए, मतलब कोई परिमेय संख्या है और उसको यदि उसी परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम में अपन जोड़ दे तो सदैव योगफल जो है, योगफल सदैव अपने को 0 प्राप्त होता है। और इस जीरो को योज्य तत्समक कहते हैं। इस जीरो को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? योज्य तत्समक अपन कहते हैं। जीरो को अपन योज्य तत्समक कहते हैं। अब देखना आगे किस तरीके से योज्य तत्समक निकाला जाता है। अब एक योज्य तत्समक अपन कैसे निकालें? देखो, कोई परिमेय संख्या a/b है और उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -a/b। जैसे धनात्मक यदि संख्या है तो योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक हो जाएगा, और ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक हो जाएगा। अब देखना योज्य प्रतिलोम कैसे निकाला जाए। अब किसी परिमेय संख्या का, अब इनको वीडियो को पॉज करके इनको जरूर अंकित कर लेना है। तो अब देखना योज्य तत्समक कैसे निकालते हैं। जैसे देखना, सुनना, जैसे a/b का योज्य प्रतिलोम कितना है? -a/b। ठीक है। अब योज्य तत्समक निकालते हैं। योज्य तत्समक निकालते, ध्यान से देखना, योज्य तत्समक निकालते।
कि योज्य तत्समक का अभी मैंने बताया था, कैसे बताया था, यदि किसी परिमेय संख्या में मतलब a बटा b में यदि इसी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम माइनस a बटा b जोड़ दिया जाए, मतलब a बटा b में माइनस a बटा b जोड़ दूं, ये संख्या के लिए भी होगा। मैंने a और b कोई यहाँ कोई संख्या ले रखी, यहाँ a और b की जगह कोई संख्या से लेंगी, तो ये जोड़ दूं तो देखो ये a बटा b और ये माइनस a बटा b, तो ये a बटा b से a बटा b क्या हो जाएगा, बन जाएगा 0, और ये 0 आपका क्या कहलाता है, योज्य तत्समक कहलाता है। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। इसके बाद में देखना है लास्ट टॉपिक और बच रहा है आपका, फिर आपके जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे पर्सनालिटी के। तो दूसरा टॉपिक सुनना, योज्य प्रतिलोम तो हो गया। अब देखना लास्ट है गुणात्मक। कौन सा है स्टूडेंट्स, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका दूसरा नाम और है स्टूडेंट्स, गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम और है व्युत्क्रम। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा जो नाम है वो व्युत्क्रम है। कौन सा स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम। गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम है व्युत्क्रम। ये वाला लास्ट टॉपिक और है, ये वो देख लेना। इसके बाद में अपने नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखना स्टूडेंट्स, किसी परिमेय कोई भी परिमेय संख्या है, किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, या फिर दूसरा नाम क्या है इसका, गुणात्मक प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए उस बिन के अंश व हर के अलग अलग, मतलब उन दोनों के अलग अलग, अंश व हर के अलग अलग, उन अंश व हर के अलग अलग चिन्ह बदलने के साथ साथ किसी परिमेय संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त करने के लिए उस भिन्न के अंश व हर के अलग अलग चिन्ह बदलने के साथ साथ उनको भी बदल दिया जाता है। उन खुद को भी स्टूडेंट्स बदल दिया जाता है, अंश को हर में और हर को अंश में, उनको भी चेंज कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। अब देखना, इसी के अंदर जिस तरीके से योज्य प्रतिलोम में योज्य तत्समक आया था, उसी प्रकार गुणात्मक प्रतिलोम में गुणात्मक तत्समक आएगा। कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, गुणात्मक तत्समक आएगा। तो अब ये गुणात्मक तत्समक हो देगा, ध्यानपूर्वक देखा। ये जो है ये गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं उसका तरीका है ये। अब देखना गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं उसका ये तरीका है। अब गुणात्मक तत्समक देखना, यदि किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए, तो यदि किसी परिमेय संख्या को उसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव एक प्राप्त होता है। सदैव गुणनफल कितना प्राप्त होता है स्टूडेंट्स, एक प्राप्त होता है। और इस एक को है यहाँ, एक को गुणात्मक, और इस एक को क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। इस एक को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, गुणात्मक तत्समक कहते हैं।
इस एक को अपन क्या कहते थे, गुणात्मक तत्समक कहते थे स्टूडेंट्स। तो वहां पर क्या हुआ था, देखना योज्य तत्समक में क्या हुआ था, योज्य तत्समक किसी परिमेय संख्या को यदि उसी परिमेय संख्या के योज्य प्रतिलोम में जोड़ दिया जाए तो योगफल सदैव 0 प्राप्त होता है, और उस 0 को क्या कहते थे, अपने योज्य तत्समक कहते थे। लेकिन यहाँ गुणात्मक तत्समक क्या होता है, किसी परिमेय संख्या को यदि उसी परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो गुणनफल सदैव 1 प्राप्त होता है, और इस 1 को अपन क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं स्टूडेंट्स। तो वहां तो योग 0 आ रहा था, और वहां तो गुणात्मक प्रतिलोम में उसी परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है और योगफल 0 आ रहा था, 0 को योज्य तत्समक कहते थे। और यहाँ पर किसी परिमेय संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा किया जाए तो गुणनफल 1 आता है, और इस 1 को गुणात्मक तत्समक कहते हैं। तो अब देखना गुणात्मक तत्समक कैसे निकालते हैं, वो देखो लास्ट जैसे उसमें देखा था उसी तरीके से अपन देखना। जैसे मैं बता दूं -a/b का व्युत्क्रम अपन निकालते हैं। व्युत्क्रम किसका दूसरा नाम है, गुणात्मक प्रतिलोम का दूसरा नाम व्युत्क्रम है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। तो -a/b का गुणात्मक प्रतिलोम, देखो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों चेंज हो जाते हैं, अंश हर में बदल जाता है और हर अंश में बदल जाता है, और इनके चिन्ह भी बदल जाते हैं। तो b किसका है, प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का बन जाएगा -b। ए किसका है, माइनस का, नीचे आएगा प्लस का बन जाएगा। ये लो मतलब अंश और हर का मतलब अपना स्थान बदलने के साथ साथ इनके चिन्ह भी बदल जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखना -a/b अपन कैसे निकालेंगे, गुणनफल कैसे करेंगे इसका, गुणनफल देखना -a/b और गुणा -b/a, ये तो परिमेय संख्या है और ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। तो अपन इनको गुणा करेंगे तो b से क्या होगा, b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा, मतलब b में b का भाग देंगे तो 1 आएगा, a में a का भाग देंगे तो 1 आएगा, और -1 आ गया, -1 आ गया, तो गुणा करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ ये 1 जो है, ये 1 क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर 1 जो है ये गुणात्मक तत्समक कहलाता है। कौन सा कहलाता है, गुणात्मक तत्समक, ये 1 जो है वो गुणात्मक तत्समक कहलाता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही अपने यहाँ तक के नोट से आप फेयर कॉपी में प्रश्नावली 1.1 तक यहाँ तक कर लेना स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप अपने नोट से कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके बाद में अगले वाले वीडियो में अर्थात इसी चैप्टर के भाग 2 में मैं प्रश्नावली 1.1 के आपके एग्जाम्पल जो है वो भेज दूंगा स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप प्रश्नावली 1.1 के नोट्स कर लीजिए। और स्टूडेंट्स वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूले, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ अन्य जो दोस्त है उनको भी शेयर करें। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, अपन मिलते हैं अगले वाले वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक्स।